दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नागवंश से आई आत्मा कुलदीप अग्नि गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख के निवास स्थान में एक बड़ा सा आंगन था, जिसके एक कोने में कुछ कुर्सियां और एक मेज लगी हुई थी। वहां पर इस समय दो महिलाएं बैठी हुई थी और काफी घुल मिलकर हंसते हुए एक दूसरे के साथ में बातें कर रही थी। आंगन में एक व्यक्ति एक 13 से 14 साल की बच्ची को तलवारबाजी सिखा रहा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था और वह 13 से 14 साल की बच्ची उसकी खुद की बेटी आव्या थी। वही जो दो महिलाएं आपस में बातें कर रही थी, उनमें से एक थी दिया और दूसरी थी अन्वी। अन्वी को यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने के समय में वह दिया के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। दोनों का स्वभाव काफी हद तक एक जैसा था, जिस कारण दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। बाबा, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, माँ या फिर अन्वी मौसी? तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए अचानक से आव्या ने अपने पिता आकर्ष की तरफ देखा और उलझन व जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। अपनी बेटी का ऐसा सवाल सुनकर आकर्ष एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ध्यान से अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर बिल्कुल शांत स्वर में कहा, रिश्ते कभी महत्वपूर्णता के साथ नहीं निभाए जाते। रिश्तों में कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, सबका एक अलग स्थान होता है। मतलब? आव्या ने पूछा। मतलब यह है कि कोई जरूरी है, इसके लिए उससे रिश्ता नहीं है। सोचकर बताओ कि तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो सकता है, मैं या तुम्हारी माँ? आकर्ष ने अपनी बेटी से पूछा। यह सुनकर आव्या बिल्कुल चुप हो गई। उसके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। उसके लिए उसके पिता और उसकी माँ दोनों एक समान थे। अगर दोनों में से किसी एक से भी अलग होना पड़ा तो आव्या खुद नहीं जानती थी कि वह किसे चुने। अब समझ में आया। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अभी यही बात चल रही होगी कि तुम्हारी माँ का स्थान अन्वी से नीचे है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार भावनाओं को ज्यादा महत्व देना पड़ता है, आकर्ष ने बिल्कुल साधारण शब्दों में अपनी बेटी को समझाया। इसके बाद उसे फिर से तलवारबाजी सिखाने लगा। इसी दौरान उसके मन में विचार आया कि अभी तक वह अपने बाकी साथियों से नहीं मिला है जो सप्तगिरी समुदाय में हैं। शायद से उन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि आकर्ष अग्नि गुरुकुल में ही है। आकर्ष इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे नागवंश और अमर पक्षियों के परिवारों को ऐसा लगता कि आकर्ष ने अग्नि गुरुकुल पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह एक प्रकार से उस संधि का विरोध होता जो उसके मास्टर सम्राट वेगवानस ने नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार के साथ की थी। मुझे कोई दूसरा ही तरीका खोजना होगा जिससे कि अपने साथियों से मिल सकूं, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। मालिक! ठीक इसी समय पर पुलकित वहां पर प्रकट हुआ और उसने आकर्ष को प्रणाम किया। क्या हुआ? आकर्ष ने पूछा। देव शून्य मंडल की एक आत्मा गुरुकुल की तरफ तेजी से बढ़ रही है, पुलकित ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष के चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए। दिया और अन्वी वहीं पर बैठी थी तो उन्होंने भी पुलकित की बात सुन ली। जरूर नागवंश या फिर अमर पक्षियों के परिवार में से किसी ने उसे भेजा होगा। चलो चलकर देखते हैं कि यह है कौन, आकर्ष ने पुलकित से कहा और फिर वहां से तुरंत गायब हो गया। उसके पीछे पीछे पुलकित भी उस देव शून्य मंडल की आत्मा का सामना करने के लिए वहां से रवाना हो गया। दिया, आव्या और अन्वी भी उनके पीछे पीछे आने लगी। गुरुकुल के रक्षक एल्डरों को भी उस देव शून्य मंडल की आत्मा की आभा महसूस हो गई थी, तो वह सभी भी गुरुकुल की सीमा की तरफ बढ़ने लगे।
इनमें यज्ञा सबसे आगे थी। आकर्ष और पुलकित क्योंकि सबसे शक्तिशाली थे, तो वह सबसे पहले वहां पर पहुंचे। यह तो कुलदीप है, पुलकित ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। तुम इस आत्मा को जानते हो? आकर्ष ने पूछा। जब उसने यह सवाल किया था, ठीक उसी समय पर गुरुकुल के एल्डर और यज्ञा भी वहां पर आ गए थे। उन्होंने भी आकर्ष का सवाल सुन लिया था, तो जवाब जानने के लिए पुलकित की तरफ देखने लगे। हाँ मालिक, यह कुलदीप भी मेरे जमाने का योद्धा है। जब मैं सबसे बड़ी शूरवीर सूची में दूसरे स्थान पर था, तब यह मुझसे एक कदम नीचे तीसरे स्थान पर बैठा था। उस समय इसकी पहचान उच्चतल में काफी विशेष थी, क्योंकि यह इस अग्नि गुरुकुल का एक रक्षक एल्डर था। पुलकित ने जवाब दिया। अग्नि गुरुकुल का पूर्व रक्षक एल्डर? यह सुनकर अग्नि गुरुकुल के सदस्यों को थोड़ी हैरानी हुई। सिर्फ यज्ञा को पता था कि अग्नि गुरुकुल में भी कुछ ऐसे योद्धा हुए थे जो देव शून्य मंडल में प्रवेश करते समय खत्म हो गए थे और आत्मा के रूप में भटक रहे थे। उन्हें बाद में नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार के द्वारा पकड़ लिया गया था। लेकिन गुरुकुल के बाकी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब उन्होंने सुना कि कुलदीप देव शून्य मंडल की एक आत्मा है जो उनके गुरुकुल से संबंध रखता है, तो वह सभी काफी ज्यादा उत्साहित हो गए। दूसरी तरफ आकर्ष के चेहरे के भाव थोड़े से बिगड़े हुए थे। वह उलझन में था कि अग्नि गुरुकुल का पुराना सदस्य यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे तो लगता है कि नागवंश ने इसको जरूर किसी और काम से बाहर भेजा होगा, और क्योंकि यहाँ से गुजर रहा था तो देखने चला आया होगा कि इसका गुरुकुल कैसा है। पुलकित ने अनुमान लगाते हुए कहा। हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि इसको यहाँ की जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया हो, आकर्ष ने कहा और कुलदीप के करीब आने का इंतजार करने लगा। अपनी तेज रफ्तार के साथ कुलदीप मात्र कुछ ही सेकंड में वहां पर पहुंच गया। वरिष्ठ को हमारा प्रणाम। गुरुकुल के जितने भी उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन सभी ने एक साथ कुलदीप को प्रणाम किया। कुलदीप के चेहरे पर इस समय गुस्सा था। उसने किसी के भी प्रणाम का जवाब नहीं दिया और सीधा कर्कश आवाज में पूछा, गुरुकुल की नई गुरुकुल प्रमुख कौन है? उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर सारे उच्च अधिकारी यज्ञा की तरफ देखने लगे। इससे कुलदीप को भी पता चल गया कि नई गुरुकुल प्रमुख कौन है। उसने यज्ञा को घूरते हुए कहा, तो तुम हो गुरुकुल की नई गुरुकुल प्रमुख? जी वरिष्ठ, मैं ही नई गुरुकुल प्रमुख हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यज्ञा ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाते हुए कुलदीप को प्रणाम किया, मगर कुलदीप ने उसके प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा गुस्से से आग बबूला हो उठा। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने कहा, तुमने गुरुकुल का नाम मिट्टी में मिलाया है लड़की। मैं यहाँ कोई प्रणाम करने नहीं आया, बल्कि इस बात की घोषणा करने आया हूँ कि आज और अभी से तुम्हें गुरुकुल प्रमुख के पद से हटाया जाता है। कुलदीप के इन शब्दों ने सभी को उलझन में डाल दिया। यज्ञा के मास्टर विदुर ने जब यह सुना तो वह सवाल पूछने से अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने विनम्र स्वर में कुलदीप से पूछा, वरिष्ठ, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मेरी शिष्या को गुरुकुल प्रमुख के पद से क्यों हटा रहे हैं। आखिर मेरी शिष्या की गलती क्या है? यह सवाल सुनकर कुलदीप का ध्यान विदुर की तरफ गया। उसे पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी कि विदुर गुरुकुल का एक रक्षक एल्डर है। उसने और भी ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए कहा, गलती? यह तुम मुझसे पूछ रहे हो? चलो अब तुमने पूछ लिया है तो बता देता हूं। तुम्हारी शिष्या ने सभी के सामने क्या घोषणा की है? मैंने सुना कि इसने शिष्यों को आदेश दिया है कि आज के बाद सप्तगिरी समुदाय से उनकी कोई भी दुश्मनी नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह सप्तगिरी समुदाय से होने वाली किसी भी लड़ाई में भाग भी नहीं लेंगे। आखिर तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो?
जानते भी हो सप्तगिरी समुदाय ने हमारे गुरुकुल के कितने शिष्यों, एल्डरों और अधिकारियों को खत्म किया। हजारों वर्षों से चली आ रही लड़ाई को तुम अपनी मर्जी से रोक दोगे? क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि सप्तगिरी समुदाय कितना गलत है? यह तो मूर्ख है। इस नादान को पता नहीं कि इसने क्या गलती की है, लेकिन इसके मास्टर होते हुए तुमने इसे क्यों नहीं बताया कि इसका चुना हुआ रास्ता गलत है? आज अगर हमारे पूर्वज इस दृश्य को देखते तो वह जीते जी मर जाते। न सिर्फ तुम लोगों ने अग्नि गुरुकुल का नाम मिट्टी में मिलाया है, बल्कि जितने पूर्वजों ने इस गुरुकुल के लिए अपना बलिदान दिया था उनके बलिदान को भी व्यर्थ कर दिया है। कुलदीप के यह सारे शब्द सुनकर सभी अधिकारियों को समझने में एक पल का भी समय नहीं लगा कि वह किस तरह से सच्चाई को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब यह वो पहले वाला अग्नि गुरुकुल नहीं था जहां पर आदेश मिलते ही कोई कुछ भी कर लेता। सभी को जानकारी मिल चुकी थी कि अग्नि गुरुकुल और बाकी के दोनों गुरुकुलों ने मिलकर सप्तगिरी समुदाय के सदस्यों को पहले खत्म करना शुरू किया था। गुरुकुल के जितने सदस्यों को सप्तगिरी समुदाय ने खत्म किया था, उससे कई गुना ज्यादा अग्नि गुरुकुल के सदस्यों ने सप्तगिरी समुदाय के सदस्यों को खत्म किया था। पहले लड़ाई शुरू उन्होंने की थी, सप्तगिरी समुदाय ने तो बाद में भी अपनी तरफ से लड़ाई शुरू नहीं की। लेकिन अग्नि गुरुकुल ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सप्तगिरी समुदाय को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। इस बारे में कुलदीप ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि यहाँ पर उसका गुरुकुल गलत था। पर वह सभी के सामने इस बात को स्वीकार थोड़ी करने वाला था। अपनी शिष्या को तुमने अच्छी शिक्षा नहीं दी। यहाँ सारी गलती तुम्हारी है। आज तुम्हें खत्म करके मैं बाकी उच्च अधिकारियों को यह सीख दूंगा कि जो नियमों के बाहर जाने की कोशिश करेगा उसका हाल क्या होगा। इतना कहकर कुलदीप ने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और विदुर पर प्रहार करने की चेष्टा की। देव शून्य मंडल की आत्मा के रूप में उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि विदुर को प्रतिक्रिया देने का भी अवसर नहीं मिला। वह कुछ करते उससे पहले ही प्रहार उनके चेहरे के बिल्कुल सामने आ चुका था। क्या यही मेरा अंत है? विदुर ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने आप से सवाल किया। वेंग। आखिरी समय पर जैसे ही प्रहार विदुर के शरीर को स्पर्श करने वाला था, एक दूसरी ऊर्जा ने बीच में आकर उस प्रहार को वहीं पर निरस्त कर दिया। कौन है? अपने प्रहार को बीच में रुका देखकर कुलदीप को आश्चर्य हुआ। कर्कश आवाज में उसने प्रहार करने वाले से सवाल किया। कुलदीप के सवाल को सुनकर पुलकित उसके सामने प्रकट हुआ और सभी के सामने उसका मजाक बनाते हुए बोला, थोड़ी सी ताकत क्या हासिल हो गई? तुम तो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझने लगे। लगता है तुम यह बात भूल गए कि तुम खुद नागवंश के एक गुलाम हो। अपने गुरुकुल को सबसे पहले धोखा तुमने दिया है और दूसरे सदस्यों को बता रहे हो कि उन्हें गुरुकुल के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलकित को अपने सामने देखकर कुलदीप के चेहरे का रंग काला पड़ गया। सपने में भी उसने कल्पना नहीं की थी कि पुलकित यहाँ पर होगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि नागवंश ने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है और तुम क्या काम कर रहे हो। सोचा है कि अगर नागवंश को इस बार में पता चला तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी? पुलकित ने कहा। नागवंश का नाम सुनकर कुलदीप के चेहरे का रंग और ज्यादा काला पड़ गया। गुस्से से वह आग बबूला हो उठा, लेकिन जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने के स्थान पर उसने शब्दों से पुलकित को दूर भेजने की कोशिश की। पुलकित, यह गुरुकुल हमारा है। यह हमारा आपसी मामला है। तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम जितना हो सके इससे दूर रहो, कुलदीप ने कहा। मैं कहाँ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ? मैं भी तो तुम्हें समझा ही रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर आकर कुछ भी करना है करो, पर अगर तुमने एक भी सदस्य पर प्रहार करने की कोशिश की तो मैं बीच में आऊंगा।
जो खुद दूसरे का गुलाम बन चुका है उसके मुंह से नियमों की बातें अच्छी नहीं लगती, पुलकित ने कहा। पुलकित के इन शब्दों ने कुलदीप के गुस्से को पूरी तरह से जागृत कर दिया। गुस्से में दहाड़ते हुए वह अपनी जगह से आगे बढ़ा और पुलकित पर प्रहार करने की कोशिश की। जवाब में पुलकित ने भी अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और उसके साथ युद्ध शुरू कर दिया। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, जिस कारण उनके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही थी वह आसपास के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाल रही थी। गुरुकुल के सदस्यों को चोट न लग जाए इसलिए आकर्ष ने अपनी कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके उन सभी के चारों तरफ कवच का निर्माण कर दिया। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसका कवच इतना शक्तिशाली था कि कुलदीप और पुलकित दोनों के प्रहारों से निकलने वाली ऊर्जा को काफी आसानी से रोक दे रहा था। बैंग 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 बैंग, एक के बाद एक दोनों योद्धाओं के प्रहार हो रहे थे। सिर्फ 1 मिनट के भीतर ही दोनों योद्धाओं ने 100 से ज्यादा प्रहारों का आदान प्रदान कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच इस बात का फैसला नहीं हुआ था कि कौन ज्यादा बेहतर है। अगर दोनों इंसानी रूप में होते तो बात अलग थी, लेकिन आत्मा में बदलकर जब दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने लगे तो दोनों की ताकत 4 परीक्षाएं देने के कारण लगभग एक समान हो चुकी थी। पुलकित ने अपने 3 शक्तिशाली प्रहारों में से 2 का इस्तेमाल कर लिया था। सिर्फ एक प्रहार का उसने इस्तेमाल नहीं किया था, जिसका कारण यह था कि वह इस समय अग्नि गुरुकुल में था जहां पर उसके मालिक के साथी खड़े थे। अगर यहाँ पर वह अपने तीसरे प्रहर का इस्तेमाल करता तो उससे जो ऊर्जा निकलती वह साधारण शिष्यों को चोट पहुंचा देती। पुलकित, 4000 साल पहले हम दोनों की ताकत में अंतर था, लेकिन अब हम दोनों एक बराबर है। प्रकाश भी मेरे साथ आया हुआ है। अगर मैंने उसे यहाँ पर बुला दिया तो तुम्हारा मरना तय है। इससे बेहतर यह है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मेरे गुरुकुल को अकेला छोड़ दो, कुलदीप ने पुलकित को धमकी देते हुए कहा। प्रकाश, यह नाम सुनकर अग्नि गुरुकुल के कुछ उच्च अधिकारियों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। शायद हर किसी को प्रकाश के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन उन्हें पता था कि 4000 साल पहले वह भी उनके अग्नि गुरुकुल का ही सदस्य था। पुलकित को भी इस बारे में पता था। वह जानता था कि प्रकाश भी 4 परीक्षाएं दे चुका है। अगर उसे अकेले सिर्फ प्रकाश से मुकाबला करना होता तो उसे कोई डर नहीं था, लेकिन प्रकाश और कुलदीप दोनों की मिली हुई ताकत के सामने वह नहीं टिक सकता था। अवशोषण तकनीक आकर्ष, जिसने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसने तुरंत से अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाना शुरू किया और पुलकित के पास में प्रकट हो गया। तुम अब यहाँ से हट सकते हो, आकर्ष ने पुलकित से कहा। जो आज्ञा मालिक, पुलकित ने सिर झुकाकर जवाब दिया और तुरंत पीछे हट गया। इधर कुलदीप ने जैसे ही पुलकित के मुंह से मालिक शब्द सुना तो वह सुरक्षा की मुद्रा में आ गया। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक था कि पुलकित का मास्टर उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा, लेकिन जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आकर्ष के ऊर्जा स्तर का निरीक्षण किया तो उसके चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य हो गए। उसने पुलकित पर हंसते हुए कहा, क्या दिन आ गए हैं तुम्हारे पुलकित। एक देव शून्य मंडल के योद्धा को तुम्हें अपना मालिक बनाना पड़ रहा है, और अगर वह मालिक सम्राट वेगवानस का शिष्य, सप्तगिरी समुदाय का सम्राट और गुप्त स्तंभ का वारिस हो तो, पुलकित ने गर्व के साथ जवाब दिया। सम्राट वेगवानस का शिष्य, सप्तगिरी समुदाय का सम्राट, गुप्त स्तंभ का वारिस। पुलकित के जवाब ने कुलदीप के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब कर दी। सप्तगिरी समुदाय से उसकी इतनी पुरानी दुश्मनी थी कि सम्राट का सिर्फ नाम ही उसे डराने के लिए पर्याप्त था। तो तुम हो आकर्ष, कुलदीप ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। वैंग
आह! इससे पहले कि वह और कुछ कहता, ऊर्जा की एक तेज तरंग तेजी से उसके शरीर की तरफ बढ़ी और उसके हाथ से इतनी तेजी से टकराई कि पलक झपकते ही कुलदीप का हाथ उसके शरीर से कटकर अलग हो गया। जब उसका हाथ जमीन पर गिरा तब जाकर उसे दर्द महसूस हुआ। भले ही वह आत्मा के रूप में था, उसका कोई इंसानी शरीर नहीं था, लेकिन एक ऊर्जा के रूप में उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप था। आकर्ष ने उसके इस आध्यात्मिक स्वरूप का ही हाथ काट दिया था। अभी तक कुलदीप आकर्ष को हल्के में ले रहा था, लेकिन जब उस पर प्रहार हुआ तब उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि सम्राट के शिष्य के रूप में आकर्ष कितना खतरनाक है। आखिरकार सम्राट भी अपने समय में इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि अपनी तलवार के एक प्रहार से उन्होंने 8 परीक्षा दे चुकी आत्मा को भी मार डाला था। फिर उनके शिष्य को हल्के में कैसे लिया जा सकता था? नहीं, रुको, तुम मुझे मार नहीं सकते। आकर्ष के पहले प्रहार को देखकर ही कुलदीप का चेहरा पीला पड़ चुका था। थोड़ी देर पहले तक उसकी आंखों में जो गुस्सा और घमंड था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह डर व विस्मय ने ले ली थी। आकर्ष इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा, इसकी उम्मीद अग्नि गुरुकुल के किसी भी सदस्य को नहीं थी। चारों रक्षक एल्डर भी यह नजारा देखकर हैरान थे। इससे पहले जब आकर्ष ने प्रहार किया था तो उसने सिर्फ दीप्तरथ को खत्म किया था, पर अब की बार बात अलग थी। इस बार उसके सामने 4 परीक्षाएं दे चुकी देव शून्य मंडल की एक आत्मा थी। सबसे ज्यादा हैरान अन्वी थी। उसने भी सुना था कि आकर्ष ने अग्नि गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को खत्म कर दिया है, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष की ताकत इतनी ज्यादा होगी। अभी तो आकर्ष ने सम्राट के विरासत वाले स्थान में भी प्रवेश नहीं किया है। उस गुप्त स्थान में प्रवेश किए बिना ही अगर इसकी ताकत इतनी ज्यादा है तो तब इसकी ताकत किस स्तर में होगी जब यह वहां से विरासत हासिल कर लेगा? अन्वी ने आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से कहा। असल में सम्राट वेगवानस ने अपने शिष्य के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। जिस तकनीक का आकर्ष अभी अभ्यास कर रहा था और जिसके 4th स्तर में वह अभी पहुंचा था, वह सिर्फ पूरी तकनीक का आधा भाग था। उस तकनीक का एक दूसरा भाग भी था जो उनके विरासत वाले गुप्त स्थान पर छुपाया गया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि अगर उनका वारिस गलत व्यक्ति बन जाए तो भी सप्तगिरी समुदाय के असली सम्राट के पास ऐसी तकनीक हो जिससे वह गलत वारिस को खत्म कर सके। सम्राट ने अपनी शक्तियों से उस गुप्त स्थान की रचना की थी जो अपने आप में एक व्यक्तिगत क्षेत्र था। वहां पर प्रवेश करने के लिए चाबियां लगती थी और उनमें से एक चाबी महागुरु के पास थी। महागुरु ने अभी तक उस स्थान का द्वारा नहीं खोला था क्योंकि उनकी योजना यह थी कि जब गुप्त स्तंभ का वारिस उस स्थान में प्रवेश करेगा तो उसके साथ बाकी के स्तंभ के वारिसों को भी अंदर भेज दिया जाएगा ताकि वह भी वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और नई नई दिव्य योग्यताओं को सीख सके। अभी तक अन्वी को वहां पर जाने का अवसर नहीं मिला था। इसी से उसने अंदाजा लगाया था कि आकर्ष भी अभी तक उस गुप्त स्थान में नहीं गया होगा। इधर आकर्ष को इस समय पर कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके मास्टर ने उसके लिए एक दूसरी तकनीक भी छोड़ रखी है। अगर उसे इस बारे में पता चल जाता तो उसे अपने इस सवाल का भी जवाब मिल जाता कि आखिर किस तरह उसके मास्टर ने एक ही प्रहार में 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म किया होगा। उसका पूरा ध्यान तो इस समय कुलदीप पर था। मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। और इसका फैसला कौन करेगा? आकर्ष ने कर्कश आवाज में कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुलदीप का गला पकड़ लिया। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि कुलदीप को अपना बचाव करने का भी समय नहीं मिला। आकर्ष, मैं नागवंश से हूं। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो नागवंश तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कुलदीप ने नागवंश का सहारा लेकर आकर्ष को धमकी देने की कोशिश की। तुम तो अग्नि गुरुकुल के सदस्य हो ना?
अभी थोड़ी देर पहले अपने गुरुकुल के लिए कुछ नियमों की बात कर रहे थे। अब तुम्हारे कहने का मैं क्या मतलब निकालूं कि तुमने अग्नि गुरुकुल को धोखा देकर नागवंश से हाथ मिला लिया है, आकर्ष ने कर्कश आवाज में कहा। आकर्ष, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। दुश्मनी को फिर से जन्म मत दो, वरना बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, कुलदीप ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। कीमत तो तुम्हारे नागवंश को चुकानी होगी। बहुत जल्द वह भी तुम लोगों के पास आएगा, आकर्ष ने ठंडे लहजे में कहा और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुलदीप की आत्मा का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। पूरा अग्नि गुरुकुल यह नजारा देख रहा था, पर किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। अब धीरे धीरे करके उन्हें भी समझ में आने लगा था कि आखिर क्यों उनके गुरुकुल में कभी कोई देव शून्य मंडल की आत्मा नहीं आई थी। घुटनों के बल बैठा दिव्यांशु कुलदीप को खत्म किए हुए 1 महीना बीत चुका था। आकर्ष का नाम आज के समय पूरे उच्चतल में प्रसिद्ध हो चुका था। हर कोई उसे जानता था, तो कुलदीप को खत्म करने वाली खबर भी काफी जल्दी पूरे उच्चतल में फैल गई। सभी की इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। कालक्षेत्र गुरुकुल में सबसे शक्तिशाली था दुर्गेश। उसे जब इस बारे में जानकारी मिली तो वह काफी ज्यादा डर गया। तुरंत उसने गुरुकुल के सदस्यों को यह आदेश दिया कि आज के बाद सप्तगिरी समुदाय से कोई भी दुश्मनी नहीं रखेगा। उनके गुरुकुल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने देव शून्य मंडल में प्रवेश किया हो। इस मंडल की तो कोई आत्मा भी उनके गुरुकुल में नहीं थी। ऐसे में जब आकर्ष के पास 4 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म करने की क्षमता थी, तो उसके लिए उनके गुरुकुल को खत्म करना कौन सा बड़ा काम था। इसी को ध्यान में रखते हुए दुर्गेश ने यह फैसला किया था। दिव्यपथ गुरुकुल का भी ऐसा ही फैसला था। उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं आकर्ष उनके गुरुकुल को जड़ से ना मिटा दे। ... इस 1 महीने के दौरान खबर दिव्यांशु तक भी पहुंच गई थी। एक मध्य अवस्था का आदमी इस समय उसे इस बारे में बता रहा था। क्या हुआ था? कुलदीप को किसने मारा? दिव्यांशु ने उस मध्य अवस्था के आदमी से पूछा। छोटे प्रमुख, सारी गलती कुलदीप की है। आपके मना करने के बावजूद उसने आपके कार्य को छोड़कर अग्नि गुरुकुल में जाने का फैसला किया। वहां पर जाने का कारण था अग्नि गुरुकुल की नई गुरुकुल प्रमुख को उसके पद से हटाना, क्योंकि उसने सप्तगिरी समुदाय के खिलाफ खड़े होने से मना कर दिया था। कुलदीप की अपने ही साथियों के बीच बेइज्जती हो रही थी। वह गुरुकुल प्रमुख को हटाकर अपने साथियों को यह बताना चाहता था कि उनका गुरुकुल आज भी सप्तगिरी समुदाय के खिलाफ खड़ा है। पर जब वह वहां पर पहुंचा तो वहां पर सप्तगिरी समुदाय का सम्राट और गुप्त स्तंभ का वारिस आकर्ष भी आया हुआ था। कुलदीप ने उसे गुस्सा दिलाया, जिसके चलते उसने कुलदीप को खत्म कर दिया। कुल मिलाकर कहें तो सारी गलती कुलदीप की खुद की थी। किसी और का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। मध्य अवस्था के आदमी ने विस्तार से सारा वृत्तांत सुनाया। तुम्हारा कहना सही है, सारी गलती कुलदीप की है। लेकिन कुलदीप मेरा आदमी था, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। फिर सप्तगिरी समुदाय के सम्राट की हिम्मत कैसे हुई उसे खत्म करने की? उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हम अभी अग्नि गुरुकुल के लिए रवाना हो रहे हैं, दिव्यांशु ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। नहीं छोटे प्रमुख, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हजारों साल पहले नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार ने सम्राट वेगवानस के साथ संधि की थी। यह नियम बनाया गया था कि सप्तगिरी समुदाय अग्नि गुरुकुल और बाकी के दोनों गुरुकुलों के साथ अपनी लड़ाई जारी रख सकता है। जब तक सप्तगिरी समुदाय उन तीनों को पूर्ण रूप से जड़ से नहीं मिटा देता, तब तक दोनों परिवार बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब अगर आप खुद जाकर सप्तगिरी समुदाय के सम्राट से कुछ कहेंगे तो इससे संधि के नियम टूट जाएंगे।
हो सकता है इसका परिणाम इतना भयानक हो कि पछतावा करने का भी अवसर न मिले, मध्य अवस्था के आदमी ने डरते हुए कहा। आखिरकार यहाँ पर सम्राट वेगवानस के शिष्य की बात हो रही थी। भले ही एक बार के लिए वह लोग आकर्ष को हल्के में ले ले, लेकिन सम्राट वेगवानस को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। पर दिव्यांशु इस समय घमंड में चूर था। उसके मुताबिक इस उच्चतल के असली शासक वह थे। कल का आया एक बच्चा उनका क्या कर सकता था? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मुझे संधि के नियम अच्छे से पता है। मैं वहां पर जाकर बस उससे माफी मंगवाऊंगा। घुटनों के बल बैठकर अगर वह मौत की भीख मांग ले तो मैं उसे हल्की से सजा देकर मामला खत्म कर दूंगा, दिव्यांशु ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। सप्तगिरी समुदाय के सम्राट से माफी? वह भी घुटनों के बल बिठाकर? जैसे ही उस मध्य अवस्था के आदमी ने यह शब्द सुने, उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई देने लगी। जिससे वह माफी मंगवाने की बात कर रहे थे, वह सम्राट वेगवानस का शिष्य था। ऊपर से उसका स्वभाव कैसा था, यह भी उस मध्य अवस्था के आदमी को पता था। वह जानता था कि अगर नागवंश का कुल प्रमुख भी आकर्ष के सामने चला जाए तो भी आकर्ष घुटनों के बल नहीं बैठने वाला था। फिर दिव्यांशु के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना तो बहुत दूर की बात थी। सबसे ज्यादा चिंता तो उसे इस बात की हो रही थी कि दिव्यांशु जिन इरादों के साथ आकर्ष से मिलने जा रहा है, कहीं उस पर ही वह भारी न पड़ जाए। मुझे इस बारे में वरिष्ठ से बात करने दीजिए, मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। बस हर छोटी बात के लिए मेरे पिता से बात करना जरूरी नहीं है। चुपचाप मेरे साथ चलो, दिव्यांशु ने इस बार गुस्से में झल्लाते हुए कहा। इसके बाद उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस मध्य अवस्था के आदमी को पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। साथ में उसने नागवंश की एक आत्मा को भी अपने साथ चलने को कह दिया। दोनों को लेकर दिव्यांशु अग्नि गुरुकुल के लिए रवाना हो गया था। पर इस समय उसे यह पता नहीं था कि आकर्ष तो 1 महीने पहले ही अग्नि गुरुकुल छोड़कर जा चुका है। असल में कुलदीप को खत्म करने के बाद आकर्ष दिया, आव्या, अन्वी और पुलकित के साथ उच्चतल के उत्तरी भाग की तरफ रवाना हो गया था। वहीं पर सप्तगिरी समुदाय का अस्थायी ठिकाना बना हुआ था। आकर्ष अपने बाकी साथियों से मिलना चाहता था ताकि पूरे समुदाय की स्थिति को समझ सके। अन्वी से उसे थोड़ी बहुत जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। समुदाय में सबसे पहले उसकी मुलाकात महागुरु से हुई। उनसे मिलने के बाद आकर्ष को कई नई बातें पता चली। सबसे जरूरी तो यह कि आखिर किस तरह अधिकांश वारिस उसके साथी हैं। अरविंद वाला मामला तो पूरी तरह से संयोग था, लेकिन अरुण और वरुण को इसलिए चुना गया था क्योंकि वह आकर्ष के साथी थे। मीरा को उसकी मास्टर ने बहुत पहले ही चुन लिया था। अन्वी वाला मामला भी संयोग ही था। रही बात विकर्ण की, तो उसे भी बहुत पहले चुन लिया गया था, लेकिन जब महागुरु को संदेह हुआ था कि आकर्ष गुप्त स्तंभ का वारिस बन सकता है, तो उन्होंने आकर्ष के पिता अनुराग की सहायता के लिए विकर्ण को निनतल में भेज दिया था। जब विराज निनतल में आकर्ष से सेंधव अस्त्र लेने आया था, उस समय अगर विकर्ण चाहता तो उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और अपने आप को कमजोर दिखाया ताकि आकर्ष को कभी भी पता न चले कि वह गुप्त स्तंभ का वारिस है। यह सम्राट का आदेश था कि उनका वारिस अपने खुद के बल पर शक्तिशाली बने, न कि दूसरों पर आश्रित होकर। इसके पीछे भी कारण यह था कि अगर आकर्ष अपने खुद के दम पर शक्तिशाली बनता है तो वह नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार दोनों से लड़ सकता था। अगर आकर्ष के पास उन दोनों से लड़ने की ही क्षमता नहीं हुई तो सप्तगिरी समुदाय का हाल भी तीनों गुरुकुलों के जैसा हो सकता था। इस बारे में जानकर आकर्ष को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अपने मास्टर के इरादों पर संदेह नहीं हुआ।
वह जानता था कि उसके मास्टर ने यह सारे फैसला उसी की भलाई के लिए लिए होंगे। आकर्ष के लौटने की खुशी में महागुरु ने बाकी सभी वारिशों के पास भी संदेश भिजवा दिए थे। सभी ने फैसला किया था कि वह पूर्णमासी की रात को अस्थायी ठिकाने पर मिलेंगे। आकर्ष अभी भी महागुरु के सामने बैठा हुआ था। आकर्ष के सम्राट बनने से पहले महागुरु ने ही पूरे सप्तगिरी समुदाय को संभाला था, तो आकर्ष के लिए महागुरु उसके वरिष्ठ के जैसे थे। आकर्ष उन्हें वरिष्ठ कहकर ही संबोधित करता था। आपको देखकर लग रहा है जैसे आपको कुछ पूछना है, महागुरु ने आकर्ष के चेहरे के भाव पढ़ते हुए पूछा। जब आप चेहरे के भाव पढ़ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इन आंखों में उन सवालों को भी देख पा रहे होंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। बिल्कुल। अब आप खुद अगर अपनी आंखों में इस प्रकार के सवालों को रखेंगे तो मेरे लिए तो उन्हें समझना आसान ही होगा। आप यही सोच रहे हैं ना कि अन्वी किस गुप्त स्थान की बात कर रही थी, महागुरु ने कहा। जी, अन्वी ने मुझे बताया था कि सम्राट ने अपने शिष्य के लिए गुप्त स्थान बनाया था जहां पर उन्होंने अपनी विरासत का दूसरा भाग छोड़ा था। बस इतनी ही जानकारी मुझे प्राप्त हो पाई है। मुझे जानना है कि यह विरासत है क्या, आकर्ष ने कहा। हमारे सम्राट, उनसे जुड़े कुछ रहस्य हैं। वही है विरासत का भाग, महागुरु ने एक छोटा सा जवाब दिया और उसके बाद कुछ क्षणों का विराम लिया। उसके पश्चात उन्होंने फिर से कहना शुरू किया। ... जहां एक तरफ महागुरु आकर्ष को कुछ जरूरी बातें बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अग्नि गुरुकुल में दिव्यांशु अपने कदम रख चुका था। गुरुकुल में आते ही उसने सबसे पहले कुछ एल्डरों को खत्म किया और उसके बाद यज्ञा को धमकी देते हुए कहा, मैं तुम्हें 10 दिन का समय दे रहा हूं। अगर इतने समय में आकर्ष यहाँ पर आता है तो ठीक है, अन्यथा तुम लोग 11वें दिन का सूर्य नहीं देख पाओगे। इतना कहकर दिव्यांशु अपने साथियों के साथ उस स्थान पर चला गया जहां पर दीप्तरथ का निवास स्थान था। दिव्यांशु की धमकी ने सभी एल्डरों को चिंता में डाल दिया। सारे एल्डर यज्ञा से कहने लगे कि वह आकर्ष से संपर्क करें, लेकिन यज्ञा ने उनकी बात यह कहते हुए टाल दी कि अभी उनके पास 10 दिन का समय है। वह पहले अपने स्तर पर देखना चाहेगी कि इस मामले में क्या कर सकती है। वरिष्ठ विदुर, मुझे नहीं लगता कि आपकी शिष्या कुछ करेगी। यह तो कोई मूर्ख भी बता सकता है कि आपकी शिष्या आकर्ष को पसंद करती है, इसलिए वह मर जाएगी, लेकिन आकर्ष को यहाँ पर बुलाकर खतरे में नहीं डालेगी। पर आपको भी यह समझना चाहिए कि इस समय पूरे गुरुकुल को खतरा है। क्या आप अपनी शिष्या को समझा नहीं सकते? रक्षक एल्डर कार्तिक ने रक्षक एल्डर विदुर से कहा। यह मैं भी देख पा रहा हूं कि मेरी शिष्या आकर्ष को पसंद करती है। यह बात भी सच है कि वह आकर्ष को खतरे में नहीं डालेगी। शायद आकर्ष भी जानते थे कि उनके जाने के बाद ऐसा कोई खतरा आएगा और यज्ञा उन्हें नहीं बुलाएगी। इसलिए उन्होंने मुझे एक टोकन दिया था जिसके साथ मैं उनसे संपर्क कर सकता हूं। मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूं और जल्द से जल्द उन्हें गुरुकुल में बुलाता हूं, रक्षक एल्डर विदुर ने जवाब दिया और फिर अपनी जादुई अंगूठी में से एक टोकन निकालकर आकर्ष के साथ संपर्क करने की कोशिश करने लगे। आकर्ष इस समय सप्तगिरी समुदाय में बैठा था। उसके दिमाग में अभी भी महागुरु की कही बातें चल रही थी। उनकी जानकारी के अनुसार विरासत के दूसरे भाग में उसकी तलवार तकनीक का दूसरा भाग था, लेकिन वह आकर्ष को मिलता है या नहीं यह पूर्ण रूप से उसकी किस्मत पर निर्भर करने वाला था। दिया इस समय उसके पास में ही बैठी थी और थोड़ी दूरी पर अन्वी और आव्या एक दूसरे के साथ खेल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल चुकी थी। अचानक से आकर्ष को कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सुनने की कोशिश करने लगा।
थोड़ी देर के बाद जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ चुकी थी। क्या हुआ? आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं, दिया ने आकर्ष से पूछा। अग्नि गुरुकुल में एक मेहमान आ चुका है। उसने सभी को धमकी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर में वहां पर नहीं गया तो वह गुरुकुल के सभी सदस्यों को खत्म कर देगा। उसके साथ कुछ देव शून्य मंडल की आत्माएं हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। क्या? तो फिर यज्ञा दीदी आकर्ष के जवाब को सुनकर दिया को यज्ञा की चिंता होने लगी। चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी को कुछ भी नहीं होगा, तुम यही रुको, मैं बस कुछ देर में आया, आकर्ष ने प्यार से दिया को समझाते हुए कहा और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। नहीं, मैं हर बार आकर्ष के भरोसे नहीं रह सकती। उनके जीवन में खुद की परेशानियां हैं। मैं उनके लिए बोझ नहीं बन सकती। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, फिर चाहे फिर से उस पीड़ा से होकर क्यों न गुजरना पड़े, दिया मन ही मन अपने आप से कहा। असल में दिया का एक रहस्य था जिसके बारे में उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया था। दरअसल जब आव्या उसके गर्भ में थी तभी से उसे कुछ दृश्य दिखाई दे रहे थे। उसे कुछ अजीब से सपने आ रहे थे और हर बार उन सपनों के साथ उसे अपनी आत्मा पर एक अजीब सी पीड़ा महसूस होती थी, जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। पहले पहले तो दिया को लगा कि यह बस उसके सपने हैं, पर फिर धीरे धीरे करके उसे समझ में आने लगा कि यह सब उसके पिछले जन्म की यादें हैं। हालांकि अभी तक उसे अपनी वास्तविक पहचान के बारे में पता नहीं चला था, लेकिन जब जब उसे यह सपने आए थे तब तब उसके ऊर्जा स्तर में तेजी से वृद्धि हुई थी। अब जब उच्चतल में खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका था तो उसके पास अपने पिछले जन्म की यादों को याद करके अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। आकर्ष को इस समय इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वह दिया को बहुत पहले ही मना कर देता। कई बार पिछले जन्म की यादें कुछ बड़े खतरों को भी निमंत्रण दे देती है, जिनके बारे में दिया को अंदाजा नहीं था। आकर्ष पुलकित के साथ अग्नि गुरुकुल के लिए रवाना हो चुका था। आपका अंदाजा सही है। अगर कुलदीप के खत्म होने के बाद यह योद्धा गुरुकुल में आया है तो निश्चित रूप से यह कुलदीप का मालिक होगा। जितना मुझे समझ में आ रहा है तो यह जरूर नागवंश का ही योद्धा होगा। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार ने तो आपके मास्टर के साथ संधि की थी। नागवंश हो सकता है कुछ मामलों में गलत हो, लेकिन वह अपने कहे गए शब्दों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। कुलदीप भी उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उसके लिए वह संधि तोड़े। तो फिर नागवंश का यह योद्धा आखिर आपको गुरुकुल में क्यों बुला रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पुलकित ने आकर्ष से कहा। कारण क्या है यह तो वहां जाकर ही पता चल सकता है। बस उम्मीद करो कि यह योद्धा संधि के विरुद्ध ना जाए, वरना मुझे भी मजबूरी में संधि को तोड़ना होगा, आकर्ष ने गंभीर स्वर में पुलकित से कहा। संधि टूटने का मतलब था एक बड़ी लड़ाई को न्योता देना। अभी जैसी स्थिति बनी हुई थी, इन हालातों में अगर संधि टूटती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों का ही होने वाला था। आकर्ष और पुलकित दोनों की तेज रफ्तार के साथ उन्हें अग्नि गुरुकुल में पहुंचने में मात्र आधे दिन का समय लगा। वैसे यह दोनों की सबसे तेज रफ्तार नहीं थी। आकर्ष जानता था कि अगर वह तुरंत गया तो नागवंश के उस योद्धा को ऐसा लगेगा कि आकर्ष डर कर आया है। सप्तगिरी समुदाय के शासक के तौर पर उसके साथ डर शब्द का जुड़ना बिल्कुल भी सही नहीं था। आधे दिन की यात्रा के बाद जब वह गुरुकुल में पहुंचा तो उसकी पहली मुलाकात यज्ञा से हुई। आकर्ष को वहां पर देखकर वह हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यज्ञा ने पूछा। एक केंचुए को पकड़ने आया हूँ।
थोड़ी देर में चला जाऊंगा, आकर्ष ने जवाब दिया और वहां से गायब हो गया। यज्ञा को कुछ बोलने का भी अवसर नहीं मिला। मैंने उसे यहाँ पर बुलाया था। ठीक इसी समय पर विदुर वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शिष्या यज्ञा से कहा, आपने? लेकिन क्यों? यज्ञा ने गुस्से से भरे स्वर में पूछा। क्योंकि मैं गुरुकुल को खत्म होते नहीं देख सकता था, विदुर ने जवाब दिया। और अगर आपके इस फैसले की वजह से उसे कुछ हो गया या वह मर गया तो आप मेरा भी चेहरा दोबारा नहीं देख पाएंगे, यज्ञा ने कर्कश आवाज में कहा और वहां से गायब हो गई। अपनी शिष्या के यह शब्द सुनकर विदुर पूरी तरह से दंग रह गए। यह पहली बार था जब उनकी शिष्या उन पर गुस्सा हुई थी और उसने इस प्रकार की कोई बात कही थी। आकर्ष को इस वार्तालाप के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वह तो उस जगह पर आ चुका था जहां पर दीप्तरथ का निवास स्थान था। मैं यहां पर आ गया हूं। बताओ क्या काम था मुझसे? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही आकर्ष की बात खत्म हुई, सामने से एक और आवाज सुनाई दी। अगले ही पल निवास स्थान से 3 परछाइयां बाहर निकली और आकर्ष से थोड़ी ही दूरी पर आकर आसमान में खड़ी हो गई। तो तुम हो सप्तगिरी समुदाय के नए सम्राट? दिव्यांशु ने आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। मैं यहाँ पर जान पहचान बढ़ाने नहीं आया, बस इतना बताने आया हूँ कि संधि के नियमों के खिलाफ मत जाओ, आकर्ष ने सीधा जवाब दिया। हाँ 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 हाँ, तुम कौन होते हो मुझे यह बताने वाले कि मुझे संधि के नियमों के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं? तुमने मेरे नौकर को खत्म कैसे किया? कुलदीप को मारकर तुमने अपने बुरे समय को आमंत्रण दिया है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें खत्म करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अपने आप को बचाने के लिए मैं तुम्हें आखिरी अवसर दे रहा हूं। घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो और यह घोषणा करो कि तुमने मेरे नौकर को मारकर गलती की। उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा, दिव्यांशु ने हंसते हुए कहा। जब आकर्ष ने कुलदीप को खत्म किया था तो दिव्यांशु को अंदाजा लग गया था कि आकर्ष की ताकत ज्यादा से ज्यादा 5 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर होगी। असल में दिव्यांशु खुद एक आत्मा था। अभी उसने जो मानव शरीर धारण कर रखा था वह भेष बदलने की एक तकनीक के कारण था। यह नागवंश की एक विशेष तकनीक थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते थे जो परीक्षा देते हुए खत्म हो गए हो। लेकिन इस तकनीक को सीखना आसान नहीं था। 10 में से सिर्फ एक योद्धा इस तकनीक को सीख सकता था। इसको सीखने के बाद उस आत्मा को पहले वाले क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिलता था जहां पर नागवंश के सदस्य रहते थे। एक आत्मा के रूप में दिव्यांशु की ताकत कुलदीप से बहुत आगे थी। कुलदीप ने सिर्फ 4 परीक्षाएं दी थी, लेकिन दिव्यांशु 5 परीक्षाएं दे चुका था। इसी कारण उसे विश्वास था कि आकर्ष उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या? मुझे बेकार की लड़ाई नहीं चाहिए। मैं भी तुम्हें आखिरी अवसर दे रहा हूं। घुटनों के बल बैठो, माफी मांगो और निकल जाओ यहां से। इसके बाद तुम्हें दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला, आकर्ष ने इस बार ठंडे लहजे और गंभीर स्वर में कहा। क्या कहा तुमने? तुम मुझे अवसर दे रहे हो? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। दिव्यांशु को लगा कि आकर्ष बस उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उसके शब्दों को हल्के में ले लिया। पर अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह जीवन भर नहीं भूलने वाला था। आकर्ष पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब होकर दिव्यांशु के सामने प्रकट हो चुका था और उसका जबड़ा पकड़ लिया था। अपनी अवशोषण तकनीक के साथ आकर्ष की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी भी ऐसी आत्मा को वह तुरंत खत्म कर सकता था जिसने 4 परीक्षाएं दे दी हो। अपने मास्टर की तकनीक के साथ वह 6 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा पर भी भारी पड़ता।
फिर दिव्यांशु तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, जिसने सिर्फ 5 परीक्षाएं दी थी। मुझे अपनी बातें दोहराने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। उसके बाद भी अगर तुम घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे तो नागवंश में तुम्हारा गला पहुंचेगा, शरीर नहीं। आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में दिव्यांशु से कहा। दिव्यांशु के चेहरे का रंग इस समय पूरी तरह से उड़ चुका था। पहले तो वह आश्चर्यचकित हुआ, उसके बाद उसकी आंखों में डर का भाव दिखाई देने लगा। हम इस बात को यहीं खत्म कर सकते हैं। तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, दिव्यांशु ने आकर्ष से कहा। 10 पर आकर्ष की तरफ से सिर्फ एक जवाब आया। मामले को आगे मत बढ़ाओ आकर्ष, दिव्यांशु ने फिर से कहा। 9 लेकिन आकर्ष की तरफ से फिर भी एक ही जवाब आया। मेरे पिता नागवंश के वरिष्ठ एल्डर है। उन्होंने 7 परीक्षाएं दी है। क्या अभी भी तुम मुझे दिव्यांशु ने अपने पिता के नाम पर आकर्ष को डराने की कोशिश की, पर आकर्ष की तरफ से जवाब आया 7। अब दिव्यांशु का दिल घबराने लगा। उसे समझ में आ गया कि अगर आकर्ष उसके पिता से भी नहीं डर रहा है तो निश्चित रूप से आकर्ष ने अभी भी अपनी ताकत का बड़ा भाग छुपा रखा होगा। 3 दिव्यांशु चिंता में था कि तभी उसे आकर्ष की आवाज फिर से सुनाई दी। अब दिव्यांशु का शरीर कांपने लगा। वह नागवंश का जाना माना योद्धा था। आकर्ष के सामने घुटने टेकने में उसे शर्म आ रही थी। एक पर जैसे ही आकर्ष के शब्द उसके कानों में सुनाई पड़ी, उसकी हिम्मत टूट गई और उसने घुटने टेक दिए। आकर्ष की आंखों में उसे कत्ल का भाव साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि आकर्ष सच में उसे खत्म कर देगा, इसलिए सभी के सामने अपना अपमान होते हुए देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाओ, आकर्ष ने बिल्कुल ठंडी आवाज में दिव्यांशु से कहा। दिव्यांशु के साथ वह मध्य अवस्था का आदमी और एक दूसरी आत्मा भी आई थी, लेकिन उनकी ताकत दिव्यांशु से भी नीचे थी, इसलिए दोनों ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। पर दिव्यांशु सिर झुकाना नहीं चाहता था। वह गुस्से में आकर्ष को घूरने लगा। यह देखकर आकर्ष के चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए। उसने सीधी अपनी तलवार प्रकट की और दिव्यांशु पर चलाने की कोशिश की। उस प्रहार को देखकर ही दिव्यांशु का दिल बैठ चुका था। जो थोड़ा बहुत घमंड उसके मन में था वह भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया। तुरंत उसने अपना सिर झुका लिया और सभी के सामने माफी मांगने लगा। भाग जाओ यहां से। अगर फिर मुझे यहां पर दिखाई दिए तो अगली बार घुटने टेकने का भी अवसर नहीं मिलेगा, आकर्ष ने गंभीर स्वर में दिव्यांशु से कहा। शर्मसार हुआ दिव्यांशु वहां से खड़ा हो गया और तुरंत गायब हो गया। लेकिन काफी दूरी पर जाने के बाद उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, आकर्ष, आज तुमने जो किया है उसे मैं कभी नहीं बोलूंगा। बहुत जल्द मैं वापस लौटूंगा और वह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अगर तुम्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर नहीं किया तो मैं भी नागवंश का खून नहीं